गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे अपना पहला अध्याय जीवों में जनन। जीवों में जनन के अंतर्गत अपन ने दो प्रकार के जनन पढ़े थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम पूरा कर चुके थे और लैंगिक जनन को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? इसमें मुख्य प्रावस्था थी अपनी निषेचन, और निषेचन के पहले की प्रावस्था और निषेचन के बाद की प्रावस्था, 2 भागों में हमने इसको विभक्त किया था। तो कुल अपने भाग हो जाते हैं 3। पहला हो गया अपना निषेचन पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च। तो इनमें से भी हमने निषेचन पूर्व को 2 भागों में विभाजित किया था। आप लोगों को याद होगा, कल ये पढ़ने पड़ा था युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। और उसके बाद में निषेचन को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन की उदाहरण आप लोगों को याद करने थे, रोटिफर्स, लिजार्ड, कुछ लिजार्ड, मधुमक्खी, ठीक है, स्पंज वगैरह। इनके अंतर्गत क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो एक चीज आपको यहाँ और याद रखनी है कि बाह्य निषेचन जो जीव करते हैं उनका जीवन जो है वो जोखिमपूर्ण अधिक होता है, क्योंकि शिकारियों के द्वारा इनको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपना टॉपिक था निषेचन पश्च, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। निषेचन पश्च अवस्थाओं को 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसके अलावा अपन ने एक चीज और की थी, याद हो आपको, तो निषेचन के अंतर्गत निषेचन किसे कहते हैं? तो जो युग्मक होते हैं, युग्मकों के केंद्रक को कहते हैं प्राक केंद्र या न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के फ्यूजन को यानी प्राक केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन की क्रिया होते ही युग्मक और युग्मक, चूंकि अपन पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है? 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक सामान्य तौर पे अगर मनुष्य की बात करें तो हम उसे शुक्राणु, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु के प्राक केंद्रकों के संलयन से जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट। निषेचन के फलस्वरूप क्या बना? जाइगोट बना। और चूंकि युग्मक क्या थे अपने? द्विगुणित जीवों के अंतर्गत युग्मक थे अगुणित, और अगुणित से सीधा ही क्या बन गई? द्विगुणित संरचना। तो ये जो द्विगुणित जीव है, जो कि अपन ने पिछले साल पढ़ा था, पीढ़ी एकांतरण 3 प्रकार का होता है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक के अंतर्गत तो क्या हुआ कि जीवों की मुख्य प्रावस्था जो थी वो क्या थी? द्विगुणित थी। और द्विगुणित के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, और अगुणित युग्मक आपस में मिलकर पुनः क्या कर लेते हैं? द्विगुणित संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज। अब या यूं कह सकते हैं कि निषेचन पश्च अवस्था को भी अपन 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक युग्मनज और दूसरा है अपना भ्रूणोद्भव। अब जो ये द्विगुणित संरचना बनी है, जिसे हमने युग्मनज या जाइगोट कहा है, ये जाइगोट क्या करेगा? आगे विकास करेगा, जीव के विभिन्न जीवन चक्र की अवस्थाएं उसमें चलेंगी, और ये अवस्थाएं जो है वो पर्यावरण पर निर्भर करती है। जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं निषेचन की, तो निषेचन 2 प्रकार का आपको बताया था, एक आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन के अंतर्गत युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन के अंतर्गत भ्रूण का जो युग्मनज का जो विकास है वो मादा के शरीर के बाहर होता है। अगर हम बात करें फंजाई और शैवाल की, तो यहां पर क्या होगा? युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण करता है तथा शुष्कन से इनकी क्षति करता है, और अंकुरण से पूर्व काफी समय तक ये क्या करते हैं? विश्राम अवस्था में रहते हैं। और द्विगुणित जो जीव है, द्विगुणित जीवों के अंतर्गत आप लोगों को पता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण हुआ, और फिर युग्मक आपस में मिलकर अगुणित संरचना का निर्माण हुआ, और युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं? द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। जबकि जो सूक्ष्म या निम्न वर्गीय जीव है, जैसे शैवाल, कवक, इनमें
अगुणित संरचना आपस में पहले संलयन करेगी यानी निषेचन की क्रिया होगा, द्विगुणित संरचना बन गई। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन, और अर्धसूत्रीय विभाजन होकर ये क्या करते हैं, बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य पीडीए का अंतरण की अपन बात कर रहे हैं कि अगर मुख्य प्रावस्था अगुणित होगी तो वो अगुणित संरचना ही कुछ कोशिकाएं उनमें से युग्मक का निर्माण कर लेगी, यानी युग्मक की भांति व्यवहार करेगी और आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करेगी। तो युग्मनज क्या है, हम ये कह सकते हैं कि युग्मनज दो पीढ़ियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। और अगुणित जीवों में इस द्विगुणित युग्मनज में विभाजन होगा अर्धसूत्री, और द्विगुणित जीवों में युग्मनज में सारे के सारे विभाजन जो होंगे वो क्या होंगे, समसूत्री। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज जो है एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो यह अर्थात जीवन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हो रही है, युग्मनज के द्वारा। अब आगे अपना क्या है, दूसरा टॉपिक है भ्रूणोद्भव। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। अर्थात युग्मनज से क्या हुआ, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण को, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण, और दूसरा अपन कहते हैं साथ में निर्माण व विकास, किसका, भ्रूण का। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण व विकास क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। अर्थात अब जब युग्मनज बन गया तो इस युग्मनज में क्या होंगे, सारे के सारे, चाहे वो अगुणित जीवों में युग्मनज बना हो तो फर्स्ट विभाजन जो है युग्मनज के अंदर उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा अगुणित जीवों में, और द्विगुणित जीवों में क्या होगा, यह युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर कोशिकाओं का निर्माण करेगा। यानी जो एक कोशिका से जीवन की शुरुआत हो रही है, इस एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, लगातार समसूत्री विभाजन होगा। जबकि अगुणित जीवों में युग्मनज के अंदर प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है, तो वापस उनकी मूल प्रावस्था क्या प्राप्त हो जाएगी, अगुणित प्राप्त हो जाएगी, और फिर उसके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होते रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है विभाजन की जो प्रक्रिया है। अब क्या होगा, अगर हम जंतुओं की बात करें तो या पादपों की, दोनों की बात करें, जीवों की बात करें तो कोशिका विभाजन के साथ साथ कोशिका विभेदीकरण भी इनमें लगातार सुचारू रूप से चलता रहेगा। कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से या मॉडिफिकेशन से गुजरकर विशिष्टीकृत उत्तकों एवं अंगों का निर्माण करते हैं। अब देखिए दो प्रकार के सजीव होते हैं अपने पास। अगर अपन जंतुओं की बात करें तो एक अंड प्रजक और एक सजीव प्रजक। यानी जैसे अगर पक्षी और सरीसृप की बात करें तो इनमें क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है, अंडे के चारों ओर एक कैल्शियम युक्त कवच का निर्माण होता है, और उस कैल्शियम युक्त कवच में युग्मनज के अंदर विभिन्न प्रकार के विभाजन और विभेदीकरण होते रहते हैं। जबकि दूसरा वे सजीव जो सीधे क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, क्या कहलाते हैं, सजीव प्रजक। जिनमें अंडों के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है वो अंड प्रजक, और जिनमें डायरेक्ट सजीव का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण नहीं होता, अंडों से जीव का निष्कासन नहीं होता, वे कहलाते हैं सजीव प्रजक। अब अगर अपन बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं के अंतर्गत आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये विभिन्न प्रावस्थाओं के अंतर्गत गुजरते हैं। सामान्यतः जो भ्रूण का विकास होता है मादा के शरीर के अंदर, जब तक भ्रूण रहता है तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को याद रखना है, इसको कहते हैं फीटस। जब तक भ्रूण मादा के शरीर के अंदर रहता है तब तक उसको क्या कहेंगे, फीटस। और फीटस के बाहर निकलने के पश्चात वो क्या होगा, अब विभेदीकरण और कोशिका विभाजन साथ साथ चलता रहेगा। तो शिशु से फिर अपन ने ये पहले डिस्कशन किया हुआ है, शिशु से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से वयस्क अवस्था, और वयस्क अवस्था प्राप्त करने के पश्चात उसमें पुनः क्या आ जाएगी, लैंगिक जनन करने की क्षमता आ जाएगी, और फिर वो नए जीव का निर्माण करेगा। इसी प्रकार अगर पुष्पीय पादपों के अंतर्गत देखें तो पुष्पीय पादपों के अंतर्गत क्या होता है, युग्मनज, और युग्मनज का विभाजन होता है। युग्मनज के विभाजन से
विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले बीजांड बनता है, बीजांड के चारों ओर फिर जो अध्यावरण वगैरह होती है वो अगले पाठ में अपन पढ़ेंगे, वो क्या कर लेती है, बीजावरण का निर्माण कर लेती है। अंडाशय जो है वो फल में रूपांतरित हो जाता है और अंडाशय भित्ति जो है वो फल भित्ति में रूपांतरित हो जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि कई पादपों के अंतर्गत जो बाह्य दलपुंज है वो लगातार फल बनने के पश्चात भी जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप लोगों ने बैंगन देखा होगा या अनानास देखा होगा, तो उसके ऊपर हरे हरे रंग की एक संरचना लगी रहती है, तो उनमें क्या होगा, बाह्य दल जो है चिरस्थायी होगा। यहाँ 1 नंबर का जो प्रश्न है कि अंडाशय की जो भित्ति है वो क्या करती है, फल भित्ति का निर्माण करती है। तो उस फल भित्ति का एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम, इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्प। और उसके पश्चात बीज जो है वो अनुकूल परिस्थितियों में अंदर जो बीज बनेगा वो बीज क्या करेगा, डिस्पर्स होगा, यानी उसका प्रकीर्णन होगा। फल के अंदर से बीज निकलकर उस मुख्य पादप से थोड़ा दूर जाकर भूमि के संपर्क में आएगा और फिर नए पादप का निर्माण करेगा। हालांकि ये अलग अलग पादपों में अपन ने पढ़ा था, आगे भी पढ़ते रहेंगे कि बीज जो है एक निश्चित समयावधि तक विश्रांति काल में जाता है और विश्रांति काल में जाने के पश्चात इसमें अंकुरण प्रारंभ होता है, या यूं कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश उनके लिए आवश्यक होता है। यानी विकिरण के पश्चात, प्रकीर्णन के पश्चात, विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब एक चीज जो अपन ने कल पढ़ी थी, अंतिम टॉपिक इस अध्याय का, कि कुछ जीवों के अंतर्गत क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे अपन, अनिषेक जनन। ये याद रखना आपको, अनिषेक जनन शब्द जो है वो 1754 ईस्वी में चार्ल्स बोनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और बिना निषेचन की क्रिया के जब जीव का निर्माण होता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। और बिना निषेचन की क्रिया के जब फल का निर्माण होता है तो यहां क्या करेंगे, जनन की जगह क्या कर लिख देंगे, अनिषेक फलन। बिना निषेचन की क्रिया के जब फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कह देंगे, अनिषेक फलन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पूरा अध्याय समाप्त होता है। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले जीव की परिभाषा, जीव की परिभाषा के बाद में जनन की परिभाषा। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक जनन। फिर कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम के अंतर्गत आप लोगों को बताया था वे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता, उनमें पर्व संधि वाले भाग या कक्षस्थ कलिकाएं, जिसे सामान्यतः हम आलू की आंख कहते हैं, उनके द्वारा नए जीवों का निर्माण किया जाता है। और प्राकृतिक की बात करें तो तने के रूपांतरण अपन ने पिछली बार पढ़े थे, भूमिगत, वायव, अर्धवायव, जिनके प्रकार है ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका, भूमिगत के अंदर कंद, प्रकंद, साकंद, घनकंद, बल्ब, इनके द्वारा क्या होता है, ये सारी की सारी क्या है, अलैंगिक संरचनाएं हैं। और इनके द्वारा क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा विभिन्न अलैंगिक संरचनाएं, जैसे शैवाल कवक में बीजाणु पाए जाते हैं। कवकों में पेनिसिलम के अंतर्गत पाए जाने वाले बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं। शैवालों के अंदर चल और अचल प्रकार के बीजाणु बन सकते हैं, उन बीजाणुओं के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके पश्चात अपन ने पढ़ा निषेचन। निषेचन को 2 भागों में विभाजित करते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। और एक क्रिया बिना निषेचन की क्रिया के जीव का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है। और फिर विभिन्न प्रकार के प्रवर्धनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के विकासात्मक यानी विभेदीकरण और कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। कल हम अपना एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन।